नेक्स्ट हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज नर्वस कंट्रोल ऑफ कार्डियक आउटपुट। इसमें हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट आपके पास क्या है, कार्डियक आउटपुट कितना आपके वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कार्डियक कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो इजेक्ट हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली वो डिपेंड कर रही होती है हार्ट रेट पे। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। तो हार्ट रेट पे अल्टीमेटली डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है वो डिटरमिन कर रहा होता है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी है, कार्डियक आउटपुट कितनी है, वो डिटरमिन करता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह का होगा। जिस तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है, बीपी इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इन टू पी आर, मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास अब हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि ब्लड प्रेशर को किस किस तरह से रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेशन देखनी है हमने कि ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी में रेगुलेट किस किस तरह से किया जाता है। तो दो तरीकों से ब्लड प्रेशर जो है दैट कैन बी रेगुलेटेड। एक आपके पास आता है नर्वस कंट्रोल। ठीक है, नर्वस रेगुलेशन है, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट कराने में हेल्प करता है। और सेकंड हमारे पास आ जाता है ह्यूमरल कंट्रोल। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना देते नर्वस रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन। अब हमारे नर्वस रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली कंट्रोल करता है सर्कुलेशन को। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो हमारा सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, जबकि जो सिंपथेटिक स्टिमुलेशन है दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एंड हार्ट रेट। ठीक है, तो मेनली जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वही कंट्रोल करता है, और पैरासिम्पथेटिक भी कंट्रोल करता है, लेकिन वो क्या करता है कि वो हार्ट रेट को डिक्रीज जब करवाना होता है तो वो तब अपना रोल प्ले करता है। अब इसमें हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो स्लाइड से हम लोगों ने मेनली स्टार्ट लेना है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि किस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है। तो इसके लिए आप लोग पहले ये डायग्राम देखें, स्कीमेटिक फिगर। ये हमारे पास जो दैट इज अ वेजो मोटर सेंटर। ठीक है, ये कार्डियक कंट्रोल के लिए, कार्डियक एक्टिविटीज़ के कंट्रोल के लिए एक सेंटर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। मेड्यूला में, बेसिकली पोन्स मेड्यूला में ये चीज़ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ये जो आपको सेंटर पे तो ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही हैं ये एक ही जगह पे आ रही हैं। असल में एक ही जगह पे नहीं होती, रेदर इन डिस्पर्स्ड फॉर्म, लेकिन आपकी ईज के लिए ये एक ही डायग्राम पे दिखाई गई हैं कि कौन कौन से वेजोमेट्री सेंटर में कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। वेसोमेट्री सेंटर में एक एरिया है न्यूक्लियस ऑफ रेक्टस सोलिटेरियस। ठीक है, दैट इज अ सेंसरी एरिया जिसके पास नर्व्स जो हैं वो मैसेज लेके आती हैं कि ब्लड प्रेशर अब ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, या ब्लड प्रेशर कम है तो अब उसको इंक्रीज किया जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये उसको सेंस करता है, दैट इज अ सेंसरी एरिया न्यूक्लियस रेक्टस सोलिटेरियस। सेकंड आपके पास एक ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दैट इज अब वेजो डायलेटर एरिया। ठीक है, और ये आपके पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया है। अब अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो है ये मैसेज देगा वेजो डायलेटर एरिया को कि यू शुड डायलेट, और इसको इनहिबिट कर देगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा। जैसे ये स्टिमुलेट हो जाएगा वेजोडाइलेटर एरिया तो हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया जब इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास तब भी वेजो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। इसी तरह आपके पास एक ये एरिया होता है, ठीक है, कार्डियक एरिया है, इसमें कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया है, कार्डियक इनहिबिटरी एरिया है। तो एक्सेलरेटरी एरिया जो है वो इंक्रीज कराता है ब्लड प्रेशर को, वो कार्डियक एक्टिविटी को ज़्यादा कराता है, हार्ट रेट ज़्यादा करवाता है। जबकि जो कार्डियक इनहिबिटरी एरिया है वो एक्टिविटी हार्ट की कम करवाता है, इनहिबिट करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो नर्व्स जो है वो न्यूक्लियस सबडक्टस सोलिटेरियस की तरफ मैसेज लेके आ रही है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियस सबडक्टस सोलिटेरियस क्या करेगा, ये कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया को इनहिबिट कर देगा और कार्डियक इनहिबिटरी एरिया को स्टिमुलेट कर देगा टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर।
ठीक है। अब आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी रेगुलेशन के डिफरेंट वेज होते हैं। ये मोटर सेंटर के बारे में बताया हुआ है कि ये मेडुला के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर ये वाले एरियाज हैं जिनको हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जी ये सारी वही चीज़ें। This one. Here is a constrictor area है that sends sympathetic fiber to vessels to maintain vasoconstrictor tone। देखिए वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, तो इसने क्या कराना है, हार्ट एक्टिविटी को ज़्यादा करवाना है। तो हार्ट एक्टिविटी को ज़्यादा कराने के लिए उसने क्या करना है, उसने सिंपैथेटिक फाइबर्स को जो है वो मैसेज भेजना है ताकि वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर टोन को मेंटेन करें। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर टोन हम कहते हैं कि हमारी जो वेसल्स हैं वो हर वक्त ही, चाहे उनमें से ब्लड गुजर रहा है, चाहे जिस भी स्पीड से गुजर रहा है, हमारी ब्लड वेसल्स समहाउ कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, उसको आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्टेड टोन कहते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं उसको आप वेजो कॉन्स्ट्रिक्टेड टोन बोलते हैं कि अभी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेजो कॉन्स्ट्रिक्टेड टोन। सेकेंड आपके पास वेजो डायलेटर एरिया होता है, फाइबर्स फ्रॉम हेयर इनहिबिट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया। ठीक है, जो कि और क्या कराते हैं, दीज कॉज वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर को इनहिबिट कर देते हैं, खुद जो है वो वेजो डायलेशन करवाते हैं। ये जो वेजो डायलेटेड एरिया है इनकी जो नर्व एंडिंग्स हैं उनसे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है, वो फिर वेजो डायलेशन करवाता है। इसी तरह आपके पास कार्डिक एक्सेलरेटरी एरिया है। कार्डिक एक्सेलरेटरी एरिया, लेकिन जितनी भी एक्सेलरेट हार्ट एक्टिविटीज को एक्सेलरेट करने वाले एरियाज हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजेंगे कि इंक्रीज द हार्ट रेट। ठीक है, अब जो एक्सेलरेटरी एरिया है तो उसने हार्ट रेट को इंक्रीज कराना है, कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज करानी है, तो ये किस तरह से कराएगा, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक्टिवेशन से। सेम इज द केस इनहिबिटरी एरिया है, तो इनहिबिट कराना है, तो इनहिबिट एक्टिविटी कौन करा रहा था, पैरासिम्पैथेटिक। तो ये वाला एरिया जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन कराएगा ताकि हार्ट की एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाए। तो ये आपके पास है वेजोमोटर सेंटर, जिससे बेसिकली मेन जो कंट्रोल एरिया है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो देखना है, आपके पास अब आर्टीरियल प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। जो आपकी बुक में गिवन है वो एक है रैपिड कंट्रोल ऑफ आर्टीरियल प्रेशर, दूसरा है ये रैपिड जो होता है इसको आप शॉर्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल है, और दूसरा आपके पास होता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। ठीक है, तो नर्वस रेगुलेशन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ ब्लड रेगुलेशन प्रेशर। ठीक है, अब ये किस तरह से करता है रैपिड कंट्रोल, यही इसने वेजोमोटर सेंटर में ही सारा काम करना है। ठीक है, जो रैपिड कंट्रोल होता है ये वेजोमोटर सेंटर से ही सारा इसका कंट्रोलर होता है। या तो वेजोमोटर और कार्डिक इनहिबिटरी एरियाज जो हैं उनकी स्टिमुलेशन या फिर क्या करेगा, इनहिबिशन कर देगा। उसके रिजल्ट में आपके पास क्या होगा, या वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी या वेजो डायलेशन होगी, और या फिर कार्डिक इनहिबिटरी एरिया एक्टिवेट होगा, और या फिर कार्डिक एक्सेलरेटरी एरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके पास डिफरेंट मैकेनिज्म्स आ जाते हैं। एक आपके पास है रैपिडली एक्टिंग मैकेनिज्म, जिनको आप शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म या शॉर्ट टर्म कंट्रोल कहते हैं, और दूसरा आपके पास है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। ठीक है, ये स्लोली एक्टिंग है बट दे आर लॉन्ग टर्म। रैपिडली एक्टिव नाम से पता चल रहा है कि ये वो हैं, दीज आर एक्टिवेटेड विद इन सेकंड टू मिनट्स, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन दीज आर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म का मतलब है कि ये बहुत कम टाइम के लिए जो चेंजेस हैं वो करवाते हैं, वो कम टाइम के लिए रेगुलेशन करवाते हैं। सेकंड आपके पास है लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है स्लोली एक्टिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक्टिव रहते हैं। दीज आर एक्टिवेटेड डेज टू मंथ्स। अगर कोई भी ब्लड प्रेशर में चेंज आ गया तो उसको रेगुलेट काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए करवाएंगे। रैपिडली एक्टिंग प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म में आपकी जो बुक में गिवन है, आपने जो करने हैं बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स करना है, कीमो रिसेप्टर मैकेनिज्म करना है, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स एंड ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ये आपने 4 मैकेनिज्म्स करने हैं। ये हम लोग यहाँ से आगे से देख लेते हैं। उससे पहले ये मैकेनिज्म देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज मीन आर्टीरियल प्रेशर। जैसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर है, डायस्टोलिक प्रेशर, तो एक हमारे पास टर्म होती है मीन आर्टीरियल प्रेशर, दैट इज द मीन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है, mean arterial pressure is equal to diastolic pressure plus 1/3 of your pulse pressure। pulse pressure आपके पास क्या होता है, that is systolic minus diastolic pressure, इसका 1/3 प्लस diastolic pressure, ये आपके पास बनता है mean arterial pressure। अगर mean arterial pressure जो है that is above 60 तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिव होता है, और अगर
इट इज़ बिलो 60, तो आपके पास सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका मेन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो 60 से ज़्यादा है तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिव होगा, और फिर वो क्या क्या करेगा वो हम अभी देखते हैं। और अगर आर्टीरियल प्रेशर कम है 60 से तो आपका जो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। बैरोरिसेप्टर नाम से पता चल रहा है दीज आर रिसेप्टर्स कंसर्निंग प्रेशर चेंजेस। ठीक है, जो भी प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं तो ये रिसेप्टर उसको सेंस करते हैं और फिर कोई ना कोई रिफ्लेक्स देते हैं। ठीक है, कोई स्पॉन्टेनियस एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो बैरोरिसेप्टर्स आपके पास क्या होते हैं, दीज आर स्प्रे टाइप नर्व एंडिंग्स जिनको आप प्रेसो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं। प्रेस अगर होंगे या स्ट्रेच होंगे तो उसके रिजल्ट में ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। दे आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच। लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये दो जगहों में प्रेजेंट हो सकते हैं, इन द वॉल ऑफ कैरोटिड साइनस। ठीक है, आपके पास ये जो जगह है दैट इज कैरोटिड साइनस। ठीक है, कैरोटिड साइनस जहाँ पे बाइफर्केशन हो रही है, दो आपके पास वेसल्स आगे डिवाइड हो रही है, तो इस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होते हैं एओर्टिक आर्च जो है उसकी वॉल में। ठीक है, अब ये फिर आगे उन्होंने बताया कि वो किस तरह से सिग्नल कन्वे करते हैं। जो कैरोटिड साइनस वाले बैरोरिसेप्टर हैं वो थ्रू ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व दैट इज द नाइन्थ नर्व, इसके थ्रू मैसेज भेजते हैं टुवर्ड न्यूक्लियस रेक्टस सोलिटेरियस। जो भी इन्होंने चेंज सेंस किया, ठीक है, इन्होंने देखा है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्लॉसोफिरिंजियल नर्व से मैसेज भेजा है टुवर्ड द एनटीएस, और एनटीएस ने उस मैसेज को सेंस किया है ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो अकॉर्डिंगली उसने वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर या वेजो डायलेटर या फिर कार्डियो इनहिबिटरी या कार्डियो एक्सेलरेटरी एरिया है उसको स्टिमुलेट करना है। ठीक है, या फिर इनहिबिट करना है। सेकंड आपके पास है एओर्टिक आर्च के अंदर जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं। जो बेरोरिसेप्टर्स एओर्टिक आर्च के अंदर होते हैं वो थ्रू वेगस नर्व दैट इज द टेंथ नर्व उसके थ्रू मैसेज भेजते हैं इनटू एनटीएस न्यूक्लियस रेक्टस सोलिटेरियस, और वो फिर उस मैसेज को सेंस करके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ये जी डिटेल आगे आपको दी गई है, ये आपके पास है दैट इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इस कैरोटिड आर्टरी में आपके पास ये रिसेप्टर्स होंगे। ये आपके पास है कैरोटिड साइनस। जो बैरोरिसेप्टर्स की तरफ मैसेज आना है वो कैरोटिड साइनस से जाना है। कैरोटिड साइनस कोई बॉडी नहीं है, दैट इज सिंपली जो बाइफर्केशन हुई है वहाँ पे डायलेटेड एरिया है। देखें यहाँ पे बाइफर्केशन हुई है तो उस बाइफर्केशन पे एक डायलेटेड एरिया आपको नजर आ रहा है। इस डायलेटेड एरिया के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं और वो मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं टुवर्ड एनटीएस। दूसरी चीज आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना है इस कैरोटिड बॉडी के साथ। कैरोटिड बॉडी इज बॉडी, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट एट द बाइफर्केशन, जबकि ये सिर्फ कैरोटिड साइनस जस्ट डायलेशन जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर ये इन्होंने जिन इसका नर्वस कनेक्शन शो किया हुआ है कि किस तरह से वो मैसेज जो है आपके पास कैरोटिड साइनस से जाता है टुवर्ड न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, और वहाँ पे जो एरियाज हैं वो एक्टिवेट होते हैं और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। दे शो मैक्सिमम रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग प्रेशर, बैरोरिसेप्टर्स की बात की हुई है, लेकिन जिनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट दे रीसेट टू न्यू प्रेशर्स इन 1 to 2 days। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेंज आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंटिन्यूस एक डिसऑर्डरनेस में है, डिस्टर्ब हुआ हुआ है, लेकिन ये 1 से 2 दिन तक बस उसको प्रेशर को चेंज शो करेंगे, चेंजिंग प्रेशर से रिस्पॉन्स शो करेंगे, लेकिन बाद में दे विल अडॉप्ट इट। जो प्रेशर होगा वो वही रहेगा, हाई ब्लड प्रेशर ही आपकी बॉडी में अगर है तो वही रहेगा। लो है, लो में तो खैर इन्हें रिस्पॉन्स शो करना ही नहीं है क्योंकि दे आर स्ट्रेच रिसेप्टर। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो तब ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में वो ब्लड प्रेशर 1-2 दिन बाद वो उसी चीज़ से अडॉप्ट हो जाएंगे, फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपके ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर शॉर्ट टर्म रेगुलेटर्स। ठीक है, बहुत थोड़े टाइम के लिए ये प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो कैरोटिड साइनस बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो मीन आर्टीरियल जो प्रेशर होता है बिटवीन 60 to 180 उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो एओर्टिक रिसेप्टर होते हैं वो 92 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर चला गया तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। अब किस तरह से ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है
ब्लड प्रेशर की ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है कि जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो एओर्टिक हैं चाहे वो कैरोटिड है, ठीक है, अकॉर्डिंगली वो बैरो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्रेच होंगे तो आपको पता है कि एक ने जो है वो नाइन्थ नर्व से मैसेज भेजना है, एक ने टेंथ से भेजना है, तो वो क्या करेंगे, वो सिग्नल्स को पास करेंगे थ्रू द नाइन्थ एंड टेंथ नर्व टू द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा तब होता है जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई होती है, जब कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया एक्टिवेट होता है, तभी हार्ट एक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है। तो अब होगा क्या कि बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स ने एनटीएस को मैसेज भेजा, एनटीएस ने करना क्या है कि उसने वेजो डायलेटर एरिया को एक्टिवेट कर देना है, ठीक है, और वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया को इनहिबिट कर देना है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब इनहिबिट हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा काम उसने करना है कार्डियो इनहिबिटरी एरिया, ताकि कार्डियक एक्टिविटी कॉन्ट्रेक्टिलिटी वाला काम कम हो जाए, उसने उसको एक्टिवेट करना है ताकि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। सेकेंड, उसने कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया जो कि कार्डियक एक्टिविटी ज़्यादा करवा रहा था उसको उसने इनहिबिट कर देना है। अब जब वो ये काम कर लेगा तो क्या होगा, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो जाएगी एंड डिक्रीज्ड हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी। कार्डियोनेविटरी एरिया जब एक्टिवेट ऑब्वियसली हुआ है तो हार्ट रेट भी कम हो गया, कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम होगी, और वेजोडाइलेटर एरिया एक्टिवेट हुआ तो वेजोडाइलेशन भी कम होगी। जब भी ये वाले एरियाज एक्टिवेट होते हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब प्रेशर ज़्यादा था लेकिन बेरो रिसेप्टर्स जो थे उन्होंने उस प्रेशर को कम किया है, वापस अपनी जगह पर लाया, ठीक है। इनकी उन्होंने दिखाई हुई, दीज आर एओर्टिक बॉडीज, ये कैरोटिड बॉडीज हैं, वेगस नर्व, ग्लासोफेरिंजियल नर्व से मैसेज आ रहा है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा के अंदर, कहाँ पे, टू वेजोमोटर सेंटर जी। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है दैट इज सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स, ये तब एक्टिवेट होता है जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं। और दूसरी बात, अगर आपको याद, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मीन आर्टीरियल प्रेशर कम है, मतलब ब्लड फ्लो जो है वो कम हो रहा है, तो तब ये वाला सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट होता है। तो जब भी एक्सट्रीम इमरजेंसी वाली कंडीशंस होती हैं तो उस केस में ये वाला एरिया ये वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। और ये होता कब है, जब ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो मतलब जब ब्रेन की तरफ ब्लड सप्लाई, जब वेजोमीटर ब्लड सप्लाई जो है दैट इज डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ब्रेन के जो वेजोमोटर एरिया है उसकी तरफ जब ब्लड सप्लाई कम हो गई है, तब इस एरिया ने एक्टिवेट होना है। अब ये करता क्या है, जब बीपी 60 से कम हो जाता है, पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जब बीपी 60 से फॉल करता है तब इस एरिया ने स्टिमुलेट होना है, ठीक है। when blood flow to vasomotor area is severely depressed, obviously जब blood flow उधर हो ही नहीं रहा तो वहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफ, पहली तो बात है ब्लड के काम ही है ना कि उसने न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, उसने गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराना है। तो जब ब्लड ही उस जगह पे नहीं जा रहा तो वहाँ पे एक तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, दूसरी बात है ब्लड ने आना था, उसने ऑक्सीजन देनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी थी, लेकिन ब्लड का फ्लो कम है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, लैक्टेट सिट्रेट वगैरह। जब इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो इस एक्यूमुलेशन की वजह से that will cause intense stimulation of vasoconstrictor and vasoaccessory area। और आपको पता है जब ये एरिया एक्टिवेट हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। इसको लास्ट डिश स्टैंड मैकेनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस में होता है, तो इसलिए इसको लास्ट डिश स्टैंड मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। हुआ क्या है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड कम गया है, ब्लड कम गया है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टेट सिट्रेट वगैरह एक्यूमुलेट हुई हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स कम मिले हैं। जब ये चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं, उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से जो आपके ब्रेन के अंदर वेजो मोटर सेंटर के अंदर जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया है और कार्डियो एक्सीलरेटर एरिया है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब भी ये एरियाज एक्टिवेट होते हैं तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा करवा देते हैं, ब्लड प्रेशर रेज हो जाते हैं, ठीक है। दैट इज सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। ये कुशिंग रिएक्शन आपने नहीं करना। नेक्स्ट आपने जो करना है दैट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। बेन ब्रिज रिफ्लेक्स आपके पास क्या है कि जब भी इंक्रीज एट्रियल प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर व वॉल्यूम
अब उसकी वजह से होता क्या है कि एस से नोड जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, दैट काज डायरेक्ट एस से नोड स्टिमुलेशन। स्ट्रेच आया, स्ट्रेच की वजह से आपके पास क्या है, एस से नोड स्टिमुलेट हो गया। एस से नोड स्टिमुलेट हुआ है तो उसके रिजल्ट में आपके पास क्या आया, हार्ट रेट। ऑब्वियसली एस से नोड दैट इज पेस मेकर, पेस मेकर है तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। जितनी वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है उतनी मैकेनिकल एक्टिविटी ज्यादा होनी है। मैकेनिकल एक्टिविटी मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होनी है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हार्ट रेट जो है वो ज्यादा होगा। तो उस रिजल्ट में आपके पास क्या होगा कि अगर पहले तो बात यह है कि इस तरह से क्या कराएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कराएगा। सेकंड, अगर इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर अगर हुआ है तो उस केस में क्या होगा, दैट कॉज स्ट्रेच ऑफ एट्रियल रिसेप्टर्स, ठीक है, ये एट्रिया के जो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेच आ जाएगा। और उस स्ट्रेच की वजह से जो वेगस नर्व है वो सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ लेके जाएगी और वहां पे वो क्या कराएगी, दैट इंक्रीज हार्ट रेट थ्रू कार्डिक एक्सेलरेटरी एरिया, ठीक है। तो इस ये जो नर्वस रिफ्लेक्स है इसको आप बोलते हैं दैट इज वेन ब्रिज रिफ्लेक्स। वेट अ मिनट। वेन ब्रिज की अगर रिफ्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक आपके पास लॉ है, फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टॉर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट, वो लॉ ये कहता है कि जितनी हार्ट की फीलिंग ज्यादा होगी उतना जो है ब्लड जो है वो एओर्टा की तरफ पंप होगा। वैसे इतनी फीलिंग ज्यादा हो रही है, ब्लड में इतना ज्यादा एओर्टा की तरफ पंप होना है। अब वो बेसिकली पंपिंग होगी कैसे, पंपिंग होगी इस तरह से क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ब्लड का देखिए वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा है तो उसको हम लोगों ने उल्टा की तरफ पंप भी ज्यादा करना है, ठीक है, ज्यादा ब्लड आ गया, ब्लड ब्लड को हमने पंप भी उल्टा की तरफ ज्यादा करना है। अब उस वो जो पंपिंग है उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं कि हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन कराई जाए, हार्ट रेट इंक्रीज करा दिया जाए। तो वो हार्ट रेट इंक्रीज जो कराते हैं वो इस रिफ्लेक्स के थ्रू कराते हैं, दैट इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स से हम लोग क्या कराते हैं, हार्ट का जो रेट है वो इंक्रीज कराते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो, एओर्टा की तरफ ब्लड ज्यादा जाए और हमारी बॉडी की तरफ ब्लड जो है वो ज्यादा पंप किया जाए। तो ये दो मेथड है जिनके थ्रू जब ब्लड ज्यादा आएगा तो वो क्या होगा, हमारा हार्ट जो है वो एक्टिविटी ज्यादा करेगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा करेगा। ये दो मेथड से वेन ब्रिज रिफ्लेक्स जो है वो काम करता है। इसका बेनिफिट यही है दैट प्रिवेंट्स डैमिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स, एट्रिया एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। कि ब्लड जो है वो डैम ना हो, ब्लड इकट्ठा ना हो वेन्स के अंदर, एट्रिया के अंदर, ठीक है, या पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जब ब्लड गया तो वहां पे उसकी डैमिंग ना हो जाए, ब्लड डैम ना हो जाए, वहां पे इकट्ठा ना हो जाए, फिल अप ना हो जाए। तो वो हमारे पास वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो हमने क्या करना है, उस ब्लड को ज्यादा बॉडी की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है, पंप करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा रेट से करे, और वो तब भी ज्यादा रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब ये रिफ्लेक्स जो है वो काम करेगा। ये रिफ्लेक्स आके ऐसे नोड पे एक्ट करेगा, उसके अंदर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, और वो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज भेजेगी, और न्यूरॉन्स की तरफ जब मैसेज जाएगा, नर्वस सिस्टम की तरफ जब मैसेज आएगा तो हमारा जो वेजो मोटर सेंटर है वहाँ पे कार्डियक एक्सेलरेटरी एरिया एक्टिव हो जाएगा, और वो एक्सेलरेटरी एरिया वही करेगा। उसने क्या करना है जो वो करता आ रहा है कि उसने हार्ट रेट ज्यादा करना है, उसने कॉन्ट्रेक्टिलिटी ज्यादा कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके पास था लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कंट्रोल, दैट इज रैपिड कंट्रोल है, रैपिड बट दैट इज शॉर्ट, ठीक है। बेन ब्रेन रिफ्लेक्स देखा है आपने इसके अंदर, आपने इसके अंदर सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स देखा है, और आपने इसके पास जो मेन था दैट इज बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। सेकंड जो आप लोगों ने इसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म, लॉन्ग टर्म कंट्रोल फॉर ब्लड प्रेशर। अब वो तो आप लोगों ने देखा है कि ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हो रहा है। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ब्लड प्रेशर की दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए अब डिफरेंट रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है। आपका जो ब्लड वॉल्यूम है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपका जो रीनल एक्सक्रीशन है, इसका इसके साथ रिलेशनशिप आ जाता है। अब होता क्या है इसमें, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये टाइम ज़्यादा लेता है। शॉर्ट टर्म तो सिर्फ सेकंड टू मिनट्स ले रहा था, लेकिन जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, इट टेक्स डेज टू मंथ्स।
लेकिन इसका फायदा ये है कि दैट इज अ परफेक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये परफेक्ट इसलिए है क्योंकि ये अडॉप्ट नहीं करता। जब जितने भी चेंजेस आते हैं, हमने देखा है, हमने कहा शॉर्ट टर्म जो है वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, एक दो दिन उसको ठीक करेगा, बाद में वो कहेगा इसकी तो रोज का काम है, अब मैं इसको मजीद अडॉप्ट नहीं कर सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो है वो जब तक ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज रहेंगे वो तब तक रेगुलेट करता रहेगा ब्लड प्रेशर को। क्लियर? तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आ जाता है दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब इसमें बेसिकली अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो यहाँ पे ये जो आपके पास लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपके पास जो रीनल एक्सक्रीशन है उसका रोल आ रहा है। ठीक है, तो होगा क्या इसके अंदर कि जैसे ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, तो उसके रिजल्ट में रीनल एक्सक्रीशन भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रीनल एक्सक्रीशन जब ज्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर वापस अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। तो ये होती है किस तरह से, ये रीनल एक्सक्रीशन होती है नेट यूरिसिस और डायूरिसिस से। नेट यूरिसिस हम कहते हैं सोडियम की कंसंट्रेशन को यूरिन में ज़्यादा सिक्रीट करना, डायूरिसिस हम कहते हैं वाटर को ज़्यादा यूरिन के अंदर सिक्रीट करना। तो इन दो तरीकों से जो है वो एक्सक्रीशन ज़्यादा कर दी जाएगी। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा था तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होता है? जब वाटर उसके अंदर ज़्यादा, जब उसके अंदर आयन ज़्यादा है। ठीक है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ज़्यादा मिल रहा है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उन दो चीज़ों को अगर हम निकाल दें, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो हमारा ब्लड प्रेशर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो मैकेनिज्म है दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एंजियोटेंसिन जो है दैट इज एंजियोटेंसिन की अगर हम बात करें, एंजियोटेंसिन 2 इज फॉर्म्ड आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास जो होता है, अगर हम लोग एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें, ये आपके पास ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास इफरेंट आर्टीरियोल है दैट इज एफरेंट आर्टीरियोल, और ये जो आपके पास है दैट इज डिस्टल ट्यूब्यूल। ये आप लोग डिटेल में एक चैप्टर में आगे पढ़ेंगे भी सही कि डिस्टल ट्यूब्यूल जो है ये इस जगह को क्रॉस करती है, बिटवीन द इफरेंट एंड एफरेंट आर्टीरियोल ये प्रेजेंट होती है। और जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, ये इसकी जो डिस्टल ट्यूब्यूल की जो बाहर की वॉल है इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह यहाँ पे आपको ये नजर आ रहे हैं, ये डिस्टल जो टिब्यूल है उसके एपिथेलियल सेल्स हैं। डिस्टल टिब्यूल के एपिथेलियल सेल इस जगह पे आगे थोड़े थिक हो जाते हैं, थिक और डार्क से हो जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट इज, ये वाला रीजन इसको हम कहते हैं दैट इज मिक्यूलर डेंसा। ठीक है, थिक और डार्क सेल्स हैं। अब होता क्या है कि अगर जब भी प्रेशर, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर को ये सेंस करते हैं, ये डिस्टल ट्यूब्यूल वाले जो सेल्स हैं, ये फौरन से सेंस करते हैं ब्लड प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज आ जाएगा। किस तरह से सेंस करते हैं? फॉर एग्जांपल जी ब्लड आ रहा है, ये आपके पास ये ग्लोमेरुलस से होता हुआ जी यहाँ से ब्लड पास कर रहा है। जब ब्लड इधर आया है तो उसने देखा है कि ब्लड के अंदर सोडियम आयंस कम है, तो उसको पता चल गया कि जी ब्लड प्रेशर कम है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल दूसरी चीज आपके पास है, अगर यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से ब्लड, जब ट्यूब्यूल से ब्लड गुजरेगा उसके अंदर सोडियम आयन ज्यादा है तो उसको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। अब ये जो आपके पास रेनिन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ये करता क्या है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब भी ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है, ब्लड फ्लो जब कम होगा टुवर्ड द किडनी, क्या ब्लड फ्लो कम है तो वो उसको सेंस करेगा कि जी ब्लड फ्लो तब भी कम है जब ब्लड प्रेशर कम है। तो ब्लड प्रेशर अगर कम है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, उस केस में आपके पास होगा क्या? ब्लड प्रेशर से कैसे पता चलेगा कम है? क्योंकि उसके अंदर सोडियम आयंस कम है। अब अल्टीमेटली करेगा क्या कि ये जो मिक्यूलर डेंसा के सेल्स थे, ये ये वाले सेल्स, इन सेल्स को, ये जो सेल्स प्रेजेंट है इनको आप कहते हैं जे जी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, ये इन सेल्स को सिग्नल भेजेंगे, और ये इसको सिग्नल क्या भेजेंगे कि प्रोड्यूस रेनिन। और वो रेनिन जब प्रोड्यूस होगा वो अल्टीमेटली क्या करेगा? रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 1। और वो एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे? लंग्स के अंदर। किससे? एस एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और वो एंजियोटेंसिन 2 जो है दैट विल कॉज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगी तो बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, बेसिकली ब्लड प्रेशर कम था,
ब्लड प्रेशर जब कम हुआ है, उसने कैसे सेंस किया ब्लड प्रेशर कम है, उसके अंदर सॉल्ट वगैरह कम थे, उसके अंदर सोडियम आयंस कम थे। तभी अक्सर जब बीपी पेशेंट्स होते हैं, जब उनका ब्लड प्रेशर जो जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, जब उनका बीपी फॉल करता है, तो यही कहा जाता है कि सॉल्ट्स इंटेक ज़्यादा करें, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट्स इंटेक जैसे ही आप करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो एक तो ये मैकेनिज्म है, ठीक है, कि कोई ना कोई चीज़ आपने इनटेक कर ली। लेकिन जो इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है, एक नर्वस कंट्रोल चल रहा है, वो किस तरह से चल रहा है कि वो बीपी को सेंस किया किडनी ने कम है जी। उसने क्या कहा कि उसने जो मेक्यूलर डेंसर के सेल्स हैं, उन्होंने जीजी सेल्स को मैसेज दिया है कि रेनिन सिक्रीट कर दो। रेनिन सिक्रीट हुआ है, तो उसने ये जो एंजाइम था एंजियोटेंसिन 1, उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में। और एंजियोटेंसिन 2 जो है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। वो उसने जैसे ही उस बॉडी में निकला है, उसने वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करा दी है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दी है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जब भी होती है, तो आपको पता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो बीपी कम था, बीपी वापस जो है वो नॉर्मल की तरफ आ गई है। हमने जनरल एक मैकेनिज्म देखा है कि किस तरह से जो है ब्लड प्रेशर जो हमारा किडनी है, वो किस तरह से एंजियोटेंसिन 2 प्रोड्यूस करता है। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो काम क्या करता है। अब हम लोगों ने जो देखना था लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोगों ने देखना है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वही वाला काम उसने करना है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर डायरेक्टली। पहला तो काम उसने करना है रेनिन ने, कि वो एंजियोटेंसिन जो है, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, वेट अ मिनट। जी, तो हम लोगों ने कहा था कि एंजियोटेंसिन 2 बना है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 एक तो खुद वेजो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक और इफेक्ट जो है वो इसका ये है एंजियोटेंसिन 2 का, कि वो डायरेक्टली एक तो सॉल्ट और वाटर को रिटेंशन कराता है किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर, ताकि सॉल्ट और वाटर कम रिलीज हो, ठीक है। दूसरा काम जो कराता है, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है आपकी किडनीज पे, वहां से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज कराता है, ठीक है। बेसिकली एड्रीनल कॉर्टेक्स को जाके ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है, वो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो जाके एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा। जब उसको एक्टिवेट करेगा, तो वहां से एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होगा। और एल्डोस्टेरॉन का आपको पता है उसने क्या करना होता है, वो किडनी से जो वाटर और सॉल्ट है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब जब सॉल्ट और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, तो आपका मतलब जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर, अब सॉल्ट वाटर ज़्यादा होंगे, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। ये यहाँ पे मैकेनिज्म बताया था कि अगर ब्लड प्रेशर कम था, तो उस केस में रेनिन रिलीज हुआ है, रेनिन रिलीज होकर क्या बनाया है, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ने दो काम किए हैं, एक उसने डायरेक्टली उसने खुद से क्या किया है कि सॉल्ट वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर दी, रिटेंशन। सेकंड उसने काम किया है कि एल्डोस्टेरॉन जो है उसको सिक्रीशन कराई है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरॉन जो है वो करता क्या है, वो जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है नेफ्रॉन की, वहां पे उसने सॉल्ट वाटर रिटेंशन करवानी है, रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। जब सॉल्ट वाटर वहां पे रिटेंशन उसकी हो गई है, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, तो उस केस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। और जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जगह पे आ गया, तो अब आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसका फ्लूइड भी नॉर्मल हो जाएगा, वो भी वापस जगह पे आ जाएगा, बीपी इंक्रीज होगा। तो आपने देखा किस तरह से डिक्रीज बीपी जो है दैट लेड टू द इंक्रीज्ड बीपी, ठीक है। किस तरह से उसने कंट्रोल किया है इसको, दैट इज अ लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म। ये अडेप्ट नहीं करता, ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर चेंजेस हैं उनको फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करता है, और फ़ौरन से नहीं, बट इट टेक्स टाइम। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, ये काफ़ी टाइम के लिए काम करता रहता है, अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन आपके पास जी इस पीडीएफ के एंड पे हाइपरटेंशन है, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, इट्स डन फॉर टुडे।